सबसे पहले मैं इस कोर्स के आयोजन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इन्होंने एफर्ट्स किए और कोशिश कर इस कार्यक्रम को यहाँ संभव बनाया, आदरणीय चोटिया साहब का मैं आभारी हूँ कि ये मुझे मौका मिला कि जोधपुर के अंदर ये कार्यक्रम मैं कर सकूँ। मैं आज स्वास्थ्य साधना केंद्र प्राकृतिक चिकित्सालय का भी आभारी हूँ जिन्होंने इतना सुंदर स्थान दिया और इस प्रोग्राम के अंदर ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर की तरफ से शामिल होकर इस प्रोग्राम को उन्होंने यहाँ करने की जो कार्रवाई की है, जो सहमति प्रदान की है, उनका भी मैं आभारी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग एसोसिएशन के द्वारा ये कार्यक्रम प्रोफेसर पागदेव की जयंती के ऊपर 11 मार्च उनका जन्म दिवस है और 25 मार्च को उनका निर्माण हुआ। इसका मतलब है मार्च का माह प्रोफेसर पागदेव का माह है और इस मार्च के महीने के अंदर इन विद्वान ने जो ज्ञान जनता को, समाज को दिया, जिसकी वजह से जन जन को स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति होने के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक पद्धति प्रदान की है, उसके लिए हम उनके बड़े आभारी हैं। और उनकी स्मृति के अंदर पूरे मार्च माह के अंदर खाली राजस्थान में ही नहीं, खाली भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था जो है इंटरनेशनल सहयोग एसोसिएशन, ये ग्लोबल बॉडी है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा पूरे विश्व के अंदर मार्च के महीने के अंदर इस पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर। और जैसे चौटिया साहब ने आपको बताया कि ये जो प्रशिक्षण, ये जो कोर्स आप करने वाले हैं यहाँ पर, जिसको अगर काफी पैसा खर्च करके करना पड़ता, वो आपको ज्ञान निःशुल्क प्राप्त प्रदान किया जा रहा है। मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूँ शुरू करने से पहले। इस पद्धति का अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो पूरी गंभीरता से ये 2 दिन मुझे देने पड़ेंगे आपको। 12 घंटे, 8 घंटे के सेशन कल है, 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को, और 4 घंटे का आज का सेशन। ये 12 घंटे आपको मुझे देने पड़ेंगे। और मैं निश्चित तरीके से कह सकता हूँ, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने मन लगाकर इस कार्यक्रम को यहाँ उपस्थित रहे इसके अंदर और अच्छी तरह से इसको सीखा और इसको अच्छी तरह से इसका फायदा उठाया, तो ये आपके जीवन के अंदर एक नया मोड़ लाने वाला है। ये जीवन में आपके नया मोड़ इसलिए लाने वाला है कि आजकल धनी हो, निर्धन हो, अफसर हो, चपरासी हो, सबको एक ही समस्या है और सब समस्या स्वास्थ्य से है। और शरीरा माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर आपका स्वस्थ नहीं हो तो कोई भी साधना आप नहीं कर सकते। न तो धर्म की साधना कर सकते हैं, न कर्म की साधना कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो बैंक बैलेंस भी आपके कुछ काम नहीं आने वाला। तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है, स्वास्थ्य सर्वोपरि है। और इसके बारे में तो आपको बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पहले के लोगों ने सबने कहा पहला सुख क्या है, निरोगी काया। आप सब लोग जानते हो, लेकिन ये पहला सुख ही आजकल हमारा अंतिम सुख हो रहा है। ये पहला सुख रहेगा, अंतिम सुख हो गया। पूरी जिंदगी घसीटते घसीटते पहुंच जाते हैं आखिर पे अपनी जगह, अंतिम जगह पर, और हमारा स्वास्थ्य ऐसे ही चलता जाता है। तो ये क्लास आपके लिए एक बड़ी उत्तम क्लास है। एक और बात मुझे कहनी है आपके बारे में, जोधपुर काफी लंबे समय तक ऑल्टरनेट सिस्टम का घर रहा है, लेकिन इसके साथ में एक बड़ी चिंता की बात भी है। शुरुआत पूरे भारत के अंदर मेरी ख्याल से जोधपुर उन शहरों में रहा है जहां वैकल्पिक चिकित्सा की शुरुआत काफी पहले समय से हुई है, लेकिन उसकी एक विडंबना भी है कि जहां से शुरू हुआ वहीं रह गए। विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया। अभी भी एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, हम किसी भी पद्धति का यहाँ पर विरोध करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए यह मंच नहीं है, लेकिन ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र के अंदर वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां भी बहुत आगे चली गई है, बहुत आगे चली गई है। अभी भी हम खाली एक पॉइंट दबाकर ट्रीटमेंट करने को ट्रीटमेंट समझ रहे हैं, जबकि ट्रीटमेंट उससे बहुत कहीं ज्यादा है। तो आप जब ये क्लास करने वाले हैं तो आपके पास में जो पहले की जो भी जानकारी है, आप जो पहले भी जानते हैं, उसको इस गेट से बाहर रखिए, यहाँ पर नहीं, अंदर नहीं। क्योंकि मैं आपने एक नया टीवी खरीदा है, ब्लैक एंड व्हाइट और डिजिटल, और आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे पड़ा है, तो कौन सा चलाओगे फिर आप? नया वाला या पुराना घसीटते रहोगे जो कभी चलता ही नहीं है? तो मैं जब आपको एक नई और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से आपका परिचय करवा रहा हूँ, जो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा साइंटिफिक है और आपके बहुत सारी समस्याओं का, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है, तो ऐसी पद्धति सीखने के लिए जो आप पहले जानते हैं, ठीक है, उसका सम्मान है, पहले जानते हैं उसका, लेकिन उसके साथ में आपका मन के अंदर कंफ्लिक्ट नहीं हो,
अरे मैंने तो ये सोचा कि यहाँ पर हार्ट यहाँ पर होता है और अशोक जी तो हार्ट और कहीं बता रही, मैंने तो समझा घुटना यहाँ होता है और अशोक जी घुटना और कहीं बता रहे। तो वो कंफ्लिक्ट आपको ना हो, क्योंकि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो सिस्टम आप सीखने जा रहे हैं यहाँ पर, ये ज्यादा तार्किक है, ज्यादा इफेक्टिव है और इंस्टेंट रिजल्ट देने की कैपेसिटी रखता है। इंस्टेंट। कितने लोग ऑलरेडी अल्टर मेडिसिन प्रैक्टिशनर है यहाँ पर, कितने ऑलरेडी प्रैक्टिशनर कितने हैं? काफी लोग हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये प्राकृतिक चिकित्सा में हो रहा है। और प्राकृतिक चिकित्सा का यहाँ का कितना स्टाफ है? यहाँ का स्टाफ तो यहाँ का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का स्टाफ होने के बाद में, ये कोर्स करने के बाद में जो आप रिजल्ट्स पहले लेते आए हैं और ये कोर्स करने के बाद में जो रिजल्ट लेने वाले यहाँ पर अपने मरीजों के ऊपर, उसमें रात दिन का फर्क, थोड़ा बहुत फर्क नहीं है, रात दिन का फर्क है इस कोर्स करने के बाद में। तो इसलिए आज जो छूट गए हैं, आपके अगर कोई साथी सहयोगी अगर आ सकते हो तो उनको जरूर बुलाओ इसके अंदर, कि ये प्राकृतिक चिकित्सा आपका ध्येय है, इसको ड्रगलेस थेरेपीज आपका सब्जेक्ट है। और ड्रगलेस थेरेपीज के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा की जो सीमाएं हैं, समय, आज तक समय, सब चीजें सबके पास में, सारी चीजें हैं सबके पास, क्या नहीं है? समय नहीं है। कहां से लेकर आए समय? 1 महीने पट्टी लगानी है, ये बात लेना है, वो बात लेना है, कहां से समय लाए? करना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो बहुत अच्छी है, उसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, बहुत कामयाब है, लेकिन समय कहां से लेके आए भाई? तो जो इंस्टेंटिनिटी है, जो तात्कालिक प्रभाव वाली चिकित्सा पद्धति जब तक हमारे पास नहीं हो, तब तक आज के जमाने में उसका बहुत ज्यादा प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, वो ज्यादा प्रैक्टिकल और व्यवहारिक नहीं। तो हम एक ऐसी पद्धति आपको सिखाने वाले हैं जो व्यवहारिक है, तात्कालिक उपचार देने में समर्थ है और बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट दे सकती है। तो मैं शुरुआत के अंदर वापस प्रोफेसर पागजू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। और जैसा आपने देखा, प्रोफेसर पागजू 11 मार्च उनका जन्मतिथि है और उनकी जन्मतिथि के स्मृति के अंदर हम ये पूरे मार्च माह के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सुजोग संस्था के सौजन्य से ये कार्य कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सुजोग संस्था के द्वारा यहाँ पर जोधपुर के अंदर ये स्वास्थ्य साधना केंद्र प्राकृतिक चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान के अंदर ये कार्यक्रम हम यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे दूं। प्रोफेसर पागजू एक मानव इतिहास के अंदर, मॉडर्न मानव इतिहास के अंदर, आधुनिक जो इतिहास है हमारी सभ्यता का, उसके अंदर पिछले 100-200 साल के अंदर एक जीनियस किसी को अगर हम काउंट करें, जिसने जीवन के अंदर जो सोसाइटी के लोगों के लिए, जो नागरिक आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए जो आमूलचूल परिवर्तन करने वाली कोई ज्ञान दिया है, वो प्रोफेसर पागजू है। ये जरूर बात है कि इनकी विज्ञान का, ज्ञान का जो प्रचार प्रसार जैसा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लेकिन एक अकेले शख्स ने एक इतना गहरा, इतना विस्तृत, इतना विशाल ज्ञान का भंडार हमको दिया है, जिसके द्वारा हम न केवल शारीरिक, न केवल मानसिक, न केवल इमोशनल यानी भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उत्थान भी कर सकते हैं। इतना सब विशाल उन्होंने ज्ञान का जो खजाना हमको दिया है, इतना विशाल है। प्रोफेसर पागजू के द्वारा दिया हुआ ज्ञान खाली चिकित्सा तक ही सीमित नहीं है, चिकित्सा के अलावा सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन तक जुड़ा हुआ ये विज्ञान है। लेकिन हम यहाँ पर जो आए हैं, ये सुजोग थेरेपी का एक आपको अल्फाबेट पढ़ाने के लिए आए, खाली इंट्रोडक्टरी प्राथमिक कोर्स, प्रायोगिक इंट्रोडक्टरी परिचय वाला कोर्स है। लेकिन ये परिचय वाला कोर्स भी इतना इफेक्टिव है कि मैं आपको कह सकता हूं कि जो दिन प्रतिदिन के अंदर, दैनंदिन के अंदर आपके अंदर जो रोग हमारे को दिन प्रतिदिन में परेशान करते हैं, उनमें से ज्यादातर रोगों को ठीक होने की आप कला यहाँ से सीख कर जाने वाले 2 दिन से, ज्यादातर लोगों को, जिनसे स्पेशली देखो एक बात और समझ लीजिए कि ज्यादातर समय हम जीवन के अंदर किस चीज से पीड़ित रहते हैं? दर्द से। किससे पीड़ित रहते हैं? ज्यादातर हमारे जीवन के अंदर जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है, किससे संबंधित है? दर्द से। कभी कमर दुख रही है, कभी गर्दन दुख रही है, कभी कंधे दुख रहे हैं, कभी घुटने दुख रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ दुख ही रहा है। तो ज्यादातर हम किससे पीड़ित है? दर्द की समस्या से। और सुजोग ऐसी विद्या है कि जो किसी भी तरह के दर्द को 1 मिनट से लेकर 3 मिनट में खत्म कर, किसी भी तरह के दर्द। तो अगर दर्द की चिकित्सा करना आप सीख गए तो आपका बहुत बड़ा जो समस्या है स्वास्थ्य संबंधी, वो तो काम हो ही गया। और मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर आपने मन लगाकर इस कोर्स को किया है तो ये आप दर्द की चिकित्सा करना तो सीख ही जाएंगे यहाँ पर। तो ये प्रोफेसर पागजू, मैंने आपको बताया
पास भी जगह नहीं की व्यवस्था हो गई, आप आगे आ जाएं और थोड़ा सा ये बीच की जगह छोड़ दें। तो मैं जब बीच में घूमूंगा आपको प्रैक्टिकल देख करवाने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए, और ये भी बीच में बैठे ना, मैं घूमने की जगह चाहिए मेरे को, ये आपको थोड़ा ये रोडलेस बाइसाइकिल जल्दी आ जाएगा उतना बढ़िया रहेगा। यहाँ से आप या तो एक इस साइड एक इधर एक लाइन से मूल जो प्रकृति का सृष्टि का जो मूल नियम है, कैसे सृष्टि बनती है, कैसे इसका विस्तार होता है, कैसे चीजें काम करती है, वहां तक उन्होंने इस सब्जेक्ट को सोचा और उन्होंने नई थ्योरी का इन्होंने आविष्कार किया जिसका नाम है ट्राई ओरिजिन थ्योरी, जिसके द्वारा सृष्टि के सारे मूलभूत नियमों को समझकर और उसका हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारी वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और हमारे अल्टीमेट, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, हमारा अपना विकास करना, हमारा आध्यात्मिक उत्थान करना, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो ये न केवल साइंटिस्ट थे, मेडिकल साइंटिस्ट, जिन्होंने ट्रीटमेंट का मेथड डेवलप किया सबसे इफेक्टिव, खाली एक मेथड ही नहीं, सुजोग थेरेपी तो एक इनका सिस्टम है, इसके अलावा ट्विस्ट थेरेपी, ट्राई एक्यूपंक्चर, हेड एक्यूपंक्चर, लिम्ब एक्यूपंक्चर, जोन सुजोकी, कई तरह के सिस्टम उन्होंने डेवलप किए हैं, लेकिन उसके अलावा स्पिरिचुअल सिस्टम भी डेवलप किए जिनका नाम है स्माइल मेडिटेशन और ट्रायोजन फिलोसॉफी। तो इन्होंने ये सिस्टम डेवलप किए। ये उसके बाद के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना इंटरनेशनल सुजोक एसोसिएशन, उनकी एक्टिविटीज जो अलग अलग जगह पे चली है और अलग अलग कंट्रीज के अंदर 50 से ज्यादा देशों के अंदर प्रोफेसर तारजू ने इस सब्जेक्ट का प्रचार प्रसार किया समय समय पर। ये अंतरराष्ट्रीय सुजोक एसोसिएशन का जो मेन मास्को के अंदर जो एक अधिवेशन था, ये उसका फोटो है। ये अभी मई 2013 के अंदर साइप्रस के अंदर अंतरराष्ट्रीय सुजोग संस्था की जो ग्लोबल बॉडी है, उसकी पहली मीटिंग साइप्रस के अंदर हुई है, जिसके अंदर मैं भी मौजूद हूँ और इंडिया के 3 रिप्रेजेंटेटिव उसमें थे। और ये जो बॉडी आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये ISA अंतरराष्ट्रीय सुजोग संस्था की ग्लोबल बॉडी है। ये ग्लोबल बॉडी है और ग्लोबल बॉडी के बाद में उसी का एक ब्रांच है इंडियन बॉडी। तो ग्लोबल बॉडी के अंदर मैं भी ग्लोबल बॉडी का एक मेंबर हूँ और उसके बाद में उसकी इंडियन ब्रांच है। इंडियन ब्रांच के अंदर प्रेसिडेंट, ग्लोबल प्रेसिडेंट प्रोफेसर तारजू के बड़े लड़के डॉक्टर मिंचुल पार्क, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रोफेसर तारजू के छोटे लड़के डॉक्टर मिंक्यू पार्क, ग्लोबल प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहन सेल्वन और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट मैं खुद। पूरे इंडिया को 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन ने, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन और ईस्ट जोन। साउथ जोन और ईस्ट जोन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहन सेल्वन है। वेस्ट जोन और ईस्ट जोन, जो हमारा वेस्ट जोन में आता है, तो वेस्ट जोन और ईस्ट जोन, सॉरी वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन, उसका प्रेसिडेंट मैं खुद हूँ। तो इस तरीके से ये पूरे इंडिया के अंदर इस एक्टिविटीज को करते हैं। और मैंने बताया कि प्रोफेसर तारजू ने जो सिस्टम डेवलप किए हैं, वो कई तरह के सिस्टम डेवलप किए, समय समय पर मैं और बताता रहूंगा आपको, लेकिन थोड़ी सी ये जानकारी आपको दें। और फिर ये जो एक्टिविटीज अंतरराष्ट्रीय सुजोग संस्था की पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पे चलती रहती है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर तारजू के निधन के बाद में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर तारजू के विज्ञान और ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने एक चेयर एस्टेब्लिश की है। किसी भी बड़े महान व्यक्ति के लिए चेयर एस्टेब्लिश करना उनका एक बहुत बड़ा ऑनर है। तो ये सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर तारजू के एक चेयर एस्टेब्लिश की गई है, जिसके अंदर प्रोफेसर तारजू ने जो नॉलेज और सिस्टम डेवलप किए हैं, उनके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट और उसको प्रचार प्रसार का काम किया जाएगा। ये इसके अंदर जो बैठे हैं, ये ग्लोबल प्रेसिडेंट, ये मिसेस प्रोफेसर तारजू, और ये वाइस चांसलर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के, ये डॉक्टर मोहन सेल्वन प्रेसिडेंट ISA इंडिया, और ये मैं वाइस प्रेसिडेंट ISA इंडिया। ये जो साइप्रस के अंदर हमारी जो मीटिंग हुई, साइप्रस के अंदर पूरे वर्ल्ड के जो ISA के जो सुजोग के जो रिप्रेजेंटेटिव हुए, इकट्ठे हुए, 30 देशों के रिप्रेजेंटेटिव हुए। ये साइप्रस का सीन है। इसके अंदर भी एक ग्लोबल प्रेसिडेंट डॉक्टर मिंचुल पार्क, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट छोटे लड़के मिंक्यू पार्क, अशोक कोठारी, डॉक्टर मोहन सेल्वन। ये और बड़ा अचीवमेंट, अक्टूबर 2013 के अंदर नागपुर के अंदर दुनिया का पहला
सुजोक रिसर्च सेंटर खोला गया है, सुजोक रिसर्च एंड क्लिनिक सेंटर, जहां पर साइंटिफिक रिसर्च की जा रही है कि सुजोक के द्वारा रोग जो ठीक हो रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड और डेटा मेंटेन किया जा रहा है। और उसके अंदर 4 सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोगों का रिकॉर्ड किया रखा जा रहा है: डायबिटीज, ब्रोंकियल अस्थमा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एंड स्लिप डिस्क एंड सोराइसिस, जो सबसे 4 खतरनाक रोग है जिसका मॉडर्न मेडिसिन के अंदर कोई स्थायी और पुख्ता इलाज नहीं है। उन 4 रोगों को ऊपर यहाँ पर रिसर्च सेंटर के ऊपर नागपुर के अंदर काम किया जा रहा है। और यहाँ पर समय समय पर स्पेशलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया जा रहा है। और अभी 16 से 23 मार्च तक वहां पर डायबिटीज के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो सीनियर्स के लिए खाली होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा नागपुर के अंदर ये वर्ल्ड का पहला रिसर्च सेंटर है जहां पर रोज 200-300 पेशेंट को देखा जाता है, उनका डेटा साइंटिफिकली मेंटेन किया जाता है कि पहले रोग के पहले ये स्थिति है और सुजोक का ट्रीटमेंट करने के बाद में पेशेंट में क्या सुधार हुआ है, उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट डेटा मेंटेन किए जाते हैं। इससे ये सिद्ध करना है क्योंकि ये डेटा बाद के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, और उनको देकर सुजोक को मान्यता प्रदान की जाएगी कि सुजोक एक इतना प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है जिससे ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। इसी तरीके से अभी 4 और 5 जनवरी 2014 मैंने चोडिया साहब को भी वहां पर आने के लिए बोला था। चेन्नई के अंदर वर्ल्ड कांग्रेस की गई 4 और 5 जनवरी को, सुजोक इंटरनेशनल कांग्रेस, जिसके अंदर पूरे दुनिया के जो लोग हैं सुजोक के से जुड़े हुए वहां पर आए और 1000 से ज्यादा डेलीगेट्स वहां पर मौजूद थे। और उसके अंदर 2 दिन के अंदर स्पेशलिटी और स्पेशल थीम के ऊपर लेक्चर्स और सब्जेक्ट भी हुए। और इस तरीके से ये उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये सारे ग्लोबल जो बॉडी है उसके अंदर सब मेंबर्स है। ये डॉक्टर मिंचुल पार्क है, ये मिंचू पार्क है और ये बाकी दूसरे लोग हैं। अंतरराष्ट्रीय सुजोक जो एसोसिएशन है, इंटरनेशनल सुजोक एसोसिएशन, वो उनका एक एजुकेशन विंग है। वो एजुकेशन विंग सुजोक की सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देने के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चलाता है। और उसमें जो कोर्सेज है, एक कोर्सेज है बिगिनर्स के लिए, जैसे आम जनता के लिए, जो लोग उसको सीखकर अपना स्वयं का या अपने परिवार का चिकित्सा करना चाहते हैं उनके लिए। फिर दूसरे तरह का कोर्सेज चलते हैं जो खुद सीखकर अपने परिवार के अलावा भी सोसाइटी की सेवा करने के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग कोर्सेज की डिजाइन की गई है। और तीसरे है प्रोफेशनली जो सीखकर और इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रोफेशनली और इसको कैरियर की तरीके से लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सुपर स्पेशलिटी और एडवांस ट्रेनिंग के प्रोग्राम एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये वेरियस यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम सुजोक के चलते हैं। सुजोक कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम, ये जो मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ ये सिस्टम। लेकिन पहले वापस मुद्दे की बात आते हैं, कितने तरह के सिस्टम है। ज्यादातर लोग, आप जो लोग आए हो ज्यादातर आप जानते हो, एक्यूप्रेशर का नाम तो सबने सुना ही है। फिर सुजोक सीखने की क्या जरूरत है? आपको आता ही है वो तो। सुजोक क्यों सीखे? आपको किसी को रिफ्लेक्सोलॉजी आती है, किसी को एक्यूप्रेशर आता है, किसी को मैग्नेटोथेरेपी आती है, किसी को ऑटो यूरिन थेरेपी आती है, बहुत तरह की थेरेपी सबको आती है किसी न किसी तरह को। लेकिन फिर सुजोक क्यों सीखा जाए इतनी सारी भीड़ के अंदर? इतनी सारी भीड़ के अंदर सुजोक सीखकर हमको क्या हासिल होने वाला है? पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स करने से आपको क्या हासिल होने वाला है। ये अगर 2 दिन आपने कोर्स किया है तो ये कोर्स से आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्या सीख कर जाने वाले इस 2 कोर्स के अंदर। तो आज ये 2 दिन के कोर्स के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और पहली बात तो मैंने बताई दी है कि पेन किलिंग टेक्निक सीख के जाने वाले। किसी भी तरह का रोग हम क्लास में डेमो भी करेंगे, जिसको रोग होगा बुलाएंगे स्टेज के ऊपर, उस ट्रीटमेंट करके बताएंगे, जितना मौका मिलेगा डेमो भी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्लास के अंदर 2 दिन के अंदर आप दर्द को दूर करने की विधि को अच्छी तरह से समझकर उसका उपयोग करने की कला सीखने वाले हैं। किसी भी तरह का पेन किलिंग टेक्निक, मैंने कहा कुछ अपवाद को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, शरीर में कई तरह के पेन ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे कारण है जिसको हम तुरंत ठीक नहीं कर सकते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सारी पेन्स के अंदर, सब तरह के दर्द के अंदर 1 मिनट से 3 मिनट के अंदर फायदा पहुंचा सकते हैं। इंस्टेंट पेन किलर भी इतना जल्दी काम नहीं करता है। पेन किलर से ज्यादा जल्दी काम करने वाली ट्रीटमेंट की मेथड है ये पेन किलर के अंदर। तो 3 दिन के अंदर जो सबसे ज्यादा आप सीखने वाले हैं वो है दर्द की चिकित्सा करना सीखने वाले। दूसरा आप सीखने वाले हैं जो हमारे रोजमर्रा के जो लाइफ के अंदर जो रोग आ जाते हैं, दिन प्रतिदिन हमारे रूटीन्स के अंदर, कभी सर दर्द है, कभी गर्दन दर्द है, कभी कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, अस्थमा है,
दांत का दर्द है, इस तरह के जो कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, गैस की तकलीफ है, जो हमारी ये नित्य प्रतिदिन की समस्या है ना, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर लोग को रोग क्या है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसे लाइलाज बीमारियां होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को कैसी बीमारी होती है जो मैंने बताया आपको। किसी का पेट ठीक नहीं है, किसी को कब्ज है, किसी को गैस बनती है, किसी को एसिडिटी रहती है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, किसी को लंबर की प्रॉब्लम है, किसी के घुटने दुखते हैं, किसी को सर्दी जुकाम खांसी बहुत होता है। इसके अलावा कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, या किसी की अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस उठता है, या कभी कभी अचानक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है हमारे सामने कि अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए, अचानक किसी को अस्थमा का अटैक आ जाए और सांस ही रुकना बंद हो जाए, हम गिर जाए, कोई बेहोश हो जाए, गिर जाए, किसी को इमोशनल डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर शूटअप हो जाए और कंट्रोल में ना आए मेडिसिन से। तो ऐसी सारी चिकित्साओं का इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कोई भी आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए हमारे सामने, या घर में ही हमारे रात बिरात के अंदर किसी तरह की समस्या आ जाए, डॉक्टर पर जाने में तुम समय लगेगा नहीं लगेगा, और डॉक्टर को बुलाओगे भी तो आने में समय लगेगा नहीं लगेगा। जब तक डॉक्टर न आए तब तक उस व्यक्ति को कैसे हम कंट्रोल कर लें ताकि उसका रोग न बढ़े और उसको किसी भी तरह की रिस्क नहीं पैदा हो जाए। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, आपातकालीन स्थिति के अंदर रोगी को कैसे सुयोग के द्वारा हम चिकित्सा प्रदान कर उसको स्थायी आराम तो नहीं, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ, जब तक उसको मेडिकल एड नहीं मिल सके तब तक हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज सीखेंगे। तो मैंने बताया पेन को ट्रीट करना सीखेंगे। दूसरा, दिन प्रतिदिन में जो होने वाले हमारे लाइफ डिसऑर्डर्स होने वाले हैं, उन रोगों की चिकित्सा करना सीखेंगे। तीसरा, रोग हो ही नहीं, ये भी जरूरी है कि नहीं है, प्रिवेंशन भी ज्यादा जरूरी। रोग का चिकित्सा है, रोग हो ही नहीं, क्या ज्यादा जरूरी है? कोई ऐसी दवा इजाद कर दे भगवान कि खाली 100 रुपए की गोली खा ले, फिर दिन भर सारा रोग ही नहीं हो, कोई नहीं चलेगा। रोज एक गोली खा ले, फिर पूरी जिंदगी आराम से चले। ऐसी दवा बन जाए तो क्या मजा आ जाए? पर ऐसी कोई दवा है क्या अभी तक? और हो सकती है क्या कोई दवा? पॉसिबल ही नहीं है ऐसी कोई दवा होना। लेकिन हम आपको एक दवा सिखाएंगे ऐसी, हम आपको एक टेक्निक सिखाएंगे ऐसी जिससे रोग हो ही नहीं, प्रिवेंशन। देखो, सारी की सारी चिकित्सा पद्धतियां, ज्यादातर चिकित्सा पद्धतियां किसके ऊपर आधारित है? रोग की चिकित्सा करती है। रोग नहीं हो वो कोई सिखाता है क्या आपको? तो हर डॉक्टर, हर वैद्य सुबह मंदिर जाता है या गिरजाघर जाता है या चर्च जाता है तो क्या प्रार्थना करता होगा? आपको क्या लगता है? क्या प्रार्थना करता है कि आज मेरे पेशेंट नहीं आए या पेशेंट आए? तो मतलब हर डॉक्टर चाहता है आप बीमार पड़ो, यही मतलब हो गया ना। उसकी डॉक्टरी किस पे आधारित है? आप बीमार पड़ो। तो सुबह मंदिर जाता तो आप बिजनेसमैन हो मान लो, तो सुबह जाके क्या कहेगा? भगवान आज मेरा धंधा ठीक चले, यही तो कहेगा ना। और क्या कहेगा? तो डॉक्टर भी जाएगा तो क्या बोलेगा? हे भगवान मेरा धंधा ठीक चले। तो उसका धंधा किससे ठीक चलता है? मतलब उनकी रोजी रोटी आपकी बीमारी पर आधारित है। लेकिन हम आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने की कोशिश करेंगे जिससे आप बीमार पड़ो ही नहीं, आप बीमार पड़ो नहीं। भगवान ने ये नियामत हमारे को दी है भाई साथ के अंदर। आपको क्या लगता है भगवान बुद्धू है या भगवान बुद्धिमान है? आपको क्या लगता है? पर आप लोगों ने ज्यादातर भगवान को बुद्धू माना हुआ है। तो 100 रुपए का प्रसाद में भी खरीद लेते हो, खरीदते ही हो ना। 100 रुपए का प्रसाद भगवान पास करवा देना, लॉटरी निकलवा देना 1 लाख रुपए की, 100 रुपए 11 रुपए का प्रसाद, चलो 1 लाख रुपए 11 रुपए का प्रसाद। भगवान बुद्धू नहीं है, भगवान बुद्धू नहीं है, ये बात तो पक्की है, भगवान बुद्धू नहीं है। तो भगवान बुद्धू ही नहीं है। हमारे जीवन यापन के लिए आप क्या समझते हो? हमारे जीवन यापन के लिए, हमारी लाइवलीहुड के लिए, हम इस जीवन में हमारे को जो जन्म मिला है उसका अच्छी तरीके से जीवन यापन, सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सके, उसके लिए सबसे ज्यादा गहन आवश्यकता किस चीज की है बताओ आपने? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा या बड़ा मकान या मर्सिडीज? सब मना कर रहे हो। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? स्वास्थ्य। ओके, ये तो मान लिया। भगवान ने हमारे शरीर के अंदर जो चीज जरूरत की है वो दी है या नहीं दी है? देखने के लिए आंखें दी है भी दी है, सुनने के लिए कान भी दिया नहीं दिया है, खाने के लिए मुंह भी दिया है, पचाने के लिए अंदर ऑर्गन भी दिए। तो क्या भाई भगवान को इतना भी पता नहीं था कि हमारे लिए स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है? अगर उसको ये पता है कि हमारे लिए स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है तो फिर स्वास्थ्य का साधन भी हमको दिया होगा कि नहीं दिया होगा? जरूर दिया है भाई, जरूर दिया है। शरीर के द्वारा ही शरीर का स्वास्थ्य का साधन ये सुजोग है। सबसे बड़ी प्राकृतिक चिकित्सा है ये। दुनिया के अंदर इससे बड़ी प्राकृतिक चिकित्सा है ही नहीं।
प्राकृतिक चिकित्सा भी असली के अंदर मिट्टी लेती है, पानी लेती है, ये लेती है, बाहरी चीजें है प्रकृति की, लेकिन एक्सटर्नल बाहर से लेना पड़ता है। मिट्टी ले फलाना बाहर से यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम तो शरीर को शरीर से ही ठीक करने वाले हैं भाई, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। ये असली प्राकृतिक चिकित्सा है। ये दुनिया की अंदर सर्वप्रथम प्राकृतिक चिकित्सा है, शरीर के द्वारा शरीर के रोग का निराकरण। और ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, नहीं है, बेसिक नीड है शरीर की। बेसिक नीड क्या है? शरीर की बेसिक नीड है शरीर का स्वस्थ रहना, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो बाकी का काम जो भी शरीर के द्वारा करना है हम कर सकेंगे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो बाकी का काम भी करना असंभव है। तो क्या नेचर को या प्रकृति को, भगवान को, जिन्होंने हमारे शरीर को बनाया था, इतनी सी भी बात मालूम नहीं थी क्या? मालूम थी इतनी सी बात। तो मालूम थी तो इसका मतलब है उसका साधन हमारे पास मौजूद है। मुश्किल है कि हमको पता नहीं है वो है क्या। और ये प्रोफेसर पालजू ने उस साधन को खोजकर हमको बता दिया है। और प्रोफेसर पालजू ने हमेशा कहा है कि मैंने सुजोग थेरेपी का इन्वेंशन नहीं किया है। उन्होंने सुजोग थेरेपी का इन्वेंशन नहीं किया है। उन्होंने हमेशा ही कहा है कि सुजोग थेरेपी तो भगवान ने पहले से ही बना के दी है भाई। मैंने तो पता लगा लिया कि ऐसी विधि है मौजूद, मैंने इन्वेंशन नहीं किया। उन्होंने खुद ने थोड़ी बनाया, वो तो बनी हुई थी। उन्होंने कहा, उन्होंने पता लगा लिया कि ऐसा एक सिस्टम मौजूद है जिसके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य का साधन खुद कर सकते हैं। ऐसी विधि हमारे पास में मौजूद है। तो ये स्वास्थ्य का साधन, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज जरूरी है वो हमारे को प्रकृति ने दी है। तो ये प्रकृति ने दी है, तो उसको समझना और उसको समझकर उसका उपयोग करना। तो ये हम सीखेंगे इस क्लास के अंदर। प्रिवेंशन, दर्द का इलाज, रोगों का इलाज और रोग ना हो ऐसी व्यवस्था करना, यानी टोटल हेल्थ को अचीव करने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे? टोटल हेल्थ को अचीव करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा एक और जो पहलू है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सुजोग का एंट्री लेवल कोर्स है। ये सुजोग की एक तरीके से कह सकते हो 12 खड़ी सीख रहे हो आप। क्या सीख रहे हो? हाँ, एलकेजी है ये। सुजोग की एलकेजी में बैठे हो, लेकिन एलकेजी के बावजूद भी आप इतना कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं भी कर सकते हो। स्पेशली क्रोनिक और पुराने जो रोग है, जीर्ण रोग है, ऐसे जो गंभीर रोग है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऐसे पैरालिसिस है, बहुत सारे रोग हैं जो और भी रोग हैं जो मुश्किल रोग हैं। उन मुश्किल रोगों को ठीक तो नहीं कर पाओगे आप ये क्लास सीखकर, लेकिन उस रोगों की जो प्रवृत्ति है, वो उसकी जो प्रोग्रेस है, उसको रोकने का आप काम कर पाओ। क्रोनिक डिजीज की क्या कंडीशन होती है? हमेशा प्रोग्रेसिव होती है। डिजीज क्या होती है? समय के साथ में रोग का जो प्रभाव है वो बढ़ता जाता है। लेकिन ये सीख कर अगर आपने उपयोग करना शुरू किया है तो जो आपके जो रोग है उसका जो प्रभाव समय के साथ बढ़ता है उसको रोका जा सकता है, या उसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार भी लाया जा सकता है। एक बात हमेशा यह समझ के रखिए कि मैं यहां पर बैठा हूं आपको समझाने के लिए, तो मैं हमेशा एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी महसूस करता हूं। क्या जिम्मेवारी महसूस करता हूं? कि मैं यहां पर आपको गाइड करने के लिए हूं, मिसगाइड करने के लिए नहीं। किसके लिए हूं मैं? गाइड करने के लिए। तो जो सुजोग के बारे में जो सच है मैं वो सच ही आपको बताने वाला हूं। जो इसकी कमी है, जो नहीं होने वाला है, वो आपको मैं बताने वाला हूं कि इससे ये नहीं होने वाला है। तो सुजोग का ये इंट्रोडक्टरी कोर्स करने के अंदर आप जो नहीं कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो पुराने और डिफिकल्ट रोग है उनका रोगों को ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार करने की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो जो आप सीख रहे हैं ये आप सीख के जाने वाले 2 दिन के अंदर, ये आपको क्लास के अंदर 2 दिन में मिलने वाला है। और मैं ये कहता हूं इस क्लास में जितने लोग हैं 25% ने भी ये अचीव कर लिया तो इस कोर्स का जो हम यहाँ आयोजन कर रहे हैं, ये हमारी जो मेहनत है चौड़िया साहब की और जो कि यहाँ दूसरे आयोजक है, वो मेहनत सफल हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम जाने से पहले कुछ ट्रिप्स और कुछ ट्रिक्स हम आप सीख के जाएंगे, ताकि कल जब आप आओगे तो अपने अपने पे सारे लोग कुछ न कुछ प्रैक्टिकल करके आएंगे, कुछ खुद के ऊपर करके आएंगे। मैं इस क्लास के अंदर आपको ट्रीटमेंट का कोई फार्मूला नहीं बताने वाला हूं। आप कोई रोग के बारे में कोई प्रश्न आपको पूछने वाला ही नहीं है। आपको मुझे ये हो रहा है आप बता दो, मैं नहीं बताने वाला। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप उसको खुद कैसे ठीक कर सकते हो, विधि समझाने वाला हूं। मैं यहां पर आपको चम्मच से दूध पिलाने के लिए नहीं आया हूं। आप खुद गिलास पकड़ के दूध पीना शुरू कर दो, ये सिखाने के लिए। तो इसीलिए यहां पर ये ध्यान रखना। तो ये आप यहां पर सीख के जाने वाले हैं। लेकिन मैंने आपके साथ में दूसरा प्रश्न भी रखा कि हम जो सुजोग क्यों सीखे थे? इतनी सारी विधियां पहले से मौजूद है, तो इतनी सारी पहले से विधियां मौजूद है, हर विधि का सम्मान है, क्योंकि उसी प्रोसेस से मैं आज यहाँ पहुंचा हूं।
मैंने भी मेरी ऑल्टरनेट सिस्टम के अंदर जो मेरी जर्नी है, जो मेरी यात्रा इस वैकल्पिक चिकित्सा के अंदर शुरू हुई है, वो मेरी यात्रा भी रिफ्लेक्सोलॉजी से शुरू हुई है, पिनभाई शाह से, जिनको मैं आज भी सबसे बड़े मेरे गुरु का दर्जा देता हूं। तो उन्हीं के से मेरी यात्रा शुरू हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस यात्रा को हम पड़ाव पे पहुंचने के लिए वहीं पे रुक जाएं। पड़ाव के पहुंचने के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा, आगे विकास करना पड़ेगा। और उसी विकास यात्रा के अंदर मैं एक एक कई तरह की विधियां सीखा, यूरिन थेरेपी, कलर थेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, पिरामिड, इतने ऑल्टरनेट सिस्टम मेडिसिन है, लगभग हर मैंने सीखे। रेकी, प्राणिक हीलिंग, रेकी ग्रैंड मास्टर, प्राणिक ग्रैंड, सब तरह की थेरेपीज मैं जानता हूँ, सारी प्रैक्टिस किया हुआ हूँ। उसके बाद में मैं सुजोग में पहुंचा, और जब सुजोग में पहुंचा हूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि क्या फर्क है दूसरों में इसके अंदर। मुश्किल ये है कि सुजोग के बारे में आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को जो जानकारी है वो सुजोग की जानकारी नहीं है, सुजोग की गलतफहमी है। आप सुजोग को जानते ही नहीं हो, आप सुजोग को खाली एक पेन किलिंग टेक्निक के तरीके से मानते हो। खाली सुजोग को पेन किलिंग की तरह मानना तो खाली इतना सा ही है जैसे जहां पर सुई का काम हुआ तलवार यूज कर रहे हो। सुजोग के द्वारा पेन को उपचार करना तो सुजोग का एक छोटा सा पहलू है। सुजोग ट्रू सेंस के अंदर वाकई में सच्चाई के साथ में रोग उपचार करने की एक डिटेल्ड साइंस है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन है ना, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, पूरा विस्तृत विज्ञान है कि नहीं है, वैसा ही विशाल और विस्तृत विज्ञान है जिसके अंदर विभिन्न डिफिकल्ट रोगों की चिकित्सा करने का भी पूरा साधन मौजूद है, पूरा साधन मौजूद है। तो सुजोग एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है, ये खाली एक ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। सुजोग एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है। तो आप जब सुजोग सीख रहे हैं तो सुजोग के बारे में मैं आपको जो कहना चाहता हूं, सुजोग और दूसरी थेरेपीज के अंदर क्या फर्क है। सब अपनी अपनी जगह सही है, सबका अपना योगदान है, सबके प्रति मेरा गहरा सम्मान है, क्योंकि मैं भी उसी का विद्यार्थी हूं, मैं भी उनका विद्यार्थी रहा हूं, तो मेरे को भी उनका सम्मान है। लेकिन मैं जो आपको कहना चाहता हूं सुजोग उसमें सर्वोपरि। सारे के सारी ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो एक एक नदी है, कोई गंगा नदी है, कोई जमुना नदी है, कोई छोटी और नदी है, और कोई नदी है। लेकिन सुजोग क्या है, महासागर, ये महासागर। तो सारी नदियां कहां पर जाके मिलती है, महासागर में। आप रिफ्लेक्सोलॉजी करोगे तो खाली पॉइंट के ऊपर क्या कर सकते हो, प्रेशर टेक्निक कर सकते हो। मैग्नेट थेरेपी करोगे तो खाली मैग्नेट ही लगा सकते हो। एक्यूपंक्चर करते हो तो खाली निडल ही लगा सकते हो। और कोई थेरेपी करोगे तो शिवांबु चिकित्सा करोगे तो शिवांबु ही लगा सकते हो। हर्बल चिकित्सा करोगे तो खाली हर्बल का यूज ही कर सकते हो। लेकिन सुजोग के अंदर आप डिडिल का भी यूज करते हो, प्रेशर का भी यूज करते हो, मैग्नेट का भी यूज करते हो, कलर का भी यूज करते हो, सीड्स का भी यूज करते हो, और न मालूम कितने कितने तरीके चीजें यूज करते हो। इसका मतलब है सुजोग ऑल इन वन सिस्टम है। यह क्या सिस्टम है, ऑल इन वन सिस्टम है। जो मेथड आपको यूज करना आता है आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, वैसा यूज करके आप उसका फायदा उठा सकते हो। तो सुजोग वो विज्ञान है, सुजोग कंप्लीट चिकित्सा पद्धति है। और जैसे मैंने कहा कि वो नदियां हैं और ये महासागर है, वो पुराने जमाने की टेक्निक्स है, ये नई जगह। दूसरा जो सबसे बड़ा सुजोग की जो खासियत है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, शुरू का आधा घंटा मैं आपको इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको एक एंथुसियाज्म क्रिएट हो। ये सब्जेक्ट सीखने के लिए आपके अंदर एक जोश और जिज्ञासा पैदा हो कि आप एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सीखने के लिए आए हैं। जैसा मैंने शुरू में भी कहा है कि ये आपके एक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है अगर आपने अच्छी तरह सीखा है। क्योंकि जब मैं आज भी याद करता हूं, जब मैंने सुजोग का पहला लेक्चर प्रोफेसर पाक जू के साथ में अटेंड किया, वो मेरे जीवन का लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से भी कई लोगों के लिए वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो सुजोग की सबसे बड़ी खासियत है, सुजोग बहुत सिंपल है। स्पेशली लेवल 1 का कोर्स जो इंट्रोडक्टरी कोर्स करना सीखने वाले हैं, ये बहुत ही सरल है। किसी भी तरह की मेडिकल बैकग्राउंड, किसी भी तरह की नॉलेज, एजुकेशन का लेवल, किसी की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है। क्या जरूरत है, थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ी सी जिज्ञासा और थोड़ी सी लगन, तीन चीजें। लगन तो चाहिए। मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं सीधा आपके दिमाग में डाल दूं, कोई चीज नहीं डाल सकता। तो क्या चाहिए, थोड़ी सी जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या की, जो मैं आपको बताऊं उसको सीखने की जिज्ञासा, और लगन, डेडिकेशन। क्यूरियोसिटी और डेडिकेशन दो अलग अलग चीजें। एक तो जिज्ञासा चाहिए, दूसरा लगन है, यस मेरे को सीखना है, और सीख के जैसा बताया गया है वैसा प्राप्त करना है। तो ये सिंपल है, थोड़ी सी चीजों की जरूरत है, उसके अलावा कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। थोड़ा सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस, थोड़ी सी जिज्ञासा, थोड़ा सा लगन, और तीनों के मिक्सचर से इसको सीखा जा सकता है। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये लॉजिकल सिस्टम, ये साइंटिफिक है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट को आप, कोई भी ऑल्टरनेट सिस्टम मेडिसिन का हम नाम नहीं लेते,
किसी को पूछ लो ये काम क्यों करता है, यहाँ पर हार्ट क्यों आया हुआ है, ये यहाँ पर घुटना क्यों है, यहाँ पर आंखें क्यों है, किसी के पास में उसका पुख्ता जवाब नहीं। कुछ आधे अधूरे से जवाब है, जो कुछ लोग उसको कन्विंस हो जाएंगे और जो लोग लॉजिकल है, जो बहस करने वाले हैं, वो नहीं मानेंगे। अरे यार कैसे मान ले, तुमने कह दिया यहाँ पर हार्ट है तो उसे मान लेंगे हार्ट, क्यों यहाँ हार्ट क्यों है भाई। लेकिन सुजोग के साथ में ऐसा नहीं। सुजोग में अगर मैं कहूंगा यहाँ पर हार्ट है तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ये हार्ट है, क्योंकि उसके पूरी लॉजिक है, पूरी साइंस है। मैं कहूंगा यहाँ पर घुटना है तो आपको मानना ही पड़ता है कि वहीं पर घुटना है, इसके अलावा दूसरी जगह घुटना हो नहीं सकता है। तो ये लॉजिकल और साइंटिफिक, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है सुजोग के बारे में। तीसरी सुजोग के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, हाईली इफेक्टिव है। क्या है, बाकी सिस्टम इफेक्टिव है, ये क्या है, हाईली इफेक्टिव है। और मैंने बताया था कि ज्यादातर समय जीवन के अंदर हम दर्द से पीड़ित रहते हैं। और इस क्लास का अचीवमेंट मैं आपके लिए तभी मानता हूं, मैं इस क्लास के अंदर कुछ चीजें आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सुजोग आया कि नहीं आया। आप अपना सेल्फ टेस्ट, मैं नहीं लेने वाला हूं टेस्ट आपको सुजोग आ गया कि नहीं आ गया, इसके कुछ टेस्ट बताऊंगा तो आप अपने जीवन में अप्लाई करते रहना और सोचते रहना कि आपको सुजोग आया कि नहीं आया। उसमें पहला टेस्ट ये होगा कि आपको जब भी दर्द हो किसी तरह का, क्या आप उस दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उस दर्द की चिकित्सा आप तुरंत कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अभी ट्रीटमेंट किया दर्द कल ठीक होने वाला हो, ऐसा नहीं। अभी दर्द हुआ और अभी ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं उसको। जरूरी नहीं है कि कभी कभी शुरुआत के अंदर बिगनर्स के लिए पूरा 100% एक बार में ठीक करना जरूर नहीं हो सकता है, लेकिन क्या आप कम से कम उस दर्द को 50% ठीक कर सकते हैं। जितना दर्द तेज हुआ उसका आधा कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते 1-2 मिनट के अंदर। अगर कर सकते हैं तो इसका आपको सुजोग आ रहा है, नहीं और नहीं कर सकते हैं तो आपको सुजोग नहीं आ रहा। तो ये मैंने कहा कि सुजोग की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये हाईली इफेक्टिव है, ये हाईली इफेक्टिव सिस्टम है, ये दूसरी खासियत है। और खासियत सुनिए आप, सुजोग बाकी सारे के सारे ऑर्डर सिस्टम मेडिसिन वो हमारे शरीर के ऊपर ही केंद्रित है। किसके ऊपर केंद्रित है, किसको कहते हैं फिजिकल सिस्टम। ये हमारा जो भौतिक शरीर है उसकी चिकित्सा करते हैं। किसकी चिकित्सा करते हैं, भौतिक शरीर की चिकित्सा करते हैं। कुछ रेकी और प्राणिक वाले हैं वो मेटाफिजिकल की भी करते हैं, लेकिन वो खाली फिर मेटाफिजिकल की करते हैं। वो किसकी करते हैं, वो खाली मेटाफिजिकल को ही सोचते हैं, वो भौतिक को नहीं। वो कहते हैं चक्रा, एनर्जी सिस्टम, वो सोचते हैं वो उसको मेटाफिजिकल को, यानी आदि भौतिक यानी अतीन्द्रिय, उसी सिस्टम को समझते हैं। लेकिन सुजोग एक इंटीग्रेटेड साइंस है, ये खाली भौतिक को ही नहीं कंट्रोल करता है, ये फिजिकल सिस्टम को ही नहीं कंट्रोल करता है। ये हमारे पास में इमोशंस का, एनर्जी का एक डिटेल्ड ट्रीटमेंट सिस्टम है। और आप क्या समझते हो, हमारा शरीर के अंदर, हमारा शरीर पावरफुल है, मन पावरफुल है, आपको क्या लगता है। नहीं, शरीर पर इतनी बड़ी अकल, बड़ी बहस। मन नहीं कहाँ मन बताओ है, कहाँ मन, यहाँ पर है, कहाँ पर है, दिखता है क्या, तो शरीर तो दिखता है। फिर पावरफुल क्या है, शरीर है या मन। मन पक्का है कि नहीं है। मन, आपने मन में सोचा कि ये क्लास अटेंड करनी है तो शरीर को यहाँ आना पड़ा, तो पावरफुल कौन है, मन पावरफुल है। तो मन का कोई रूप है क्या, लेकिन मन मेटाफिजिकल है, भौतिक नहीं है। तो इसका मतलब है शरीर को कौन चलाता है, मन चलाता है। और मन की चिकित्सा करने का कोई अगर साधन नहीं हो तो शरीर की चिकित्सा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। क्यों, रोग तो कहां से पैदा हो रहे हैं, रोग तो मेटाफिजिकल से फिजिकल में आ रहे हैं भाई। इस शरीर को कौन चला रहा है, मेटाफिजिकल। तो मेटाफिजिकल और फिजिकल का दोनों का कंप्लीट सिस्टम अगर ट्रीटमेंट में नहीं हो तो वो सिस्टम ट्रीटमेंट का कंप्लीट नहीं कहा जा सकता है। तो बाकी जो अल्टर सिस्टम मेडिसिन है, सियासू ये वगैरह जो भी है, वो कौन से है, वो खाली शरीर को रोग कर इलाज करते हैं। किसका इलाज करते हैं, शरीर का। और हमारे सुजोग के अंदर पूरा परफेक्ट सिस्टम है, जिसके अंदर इमोशंस का, एनर्जी सिस्टम का, मेरिडियंस का, चक्रास का और सारी तरह के रोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये एक और इसकी विशेषता है। तो ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है, ये बिल्कुल दवा विहीन चिकित्सा पद्धति। हम किसी भी तरह के दवा का उपयोग नहीं करते, न कोई फूड, अहिंसक, टोटली अहिंसक, नॉन वायलेंट, किसी दवा का, खाने पीने की चीज का, फूड सप्लीमेंट का कोई उपयोग नहीं करते। निर्दोष चिकित्सा पद्धति है, टोटली निर्दोष चिकित्सा पद्धति है। और सबसे स्वावलंबी चिकित्सा, मैंने कहा ना स्वावलंबी चिकित्सा पद्धति है। इसके अंदर खुद ही शरीर से शरीर का इलाज करना, इससे ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट क्या हो सकता है। तो स्वावलंबी और निर्दोष चिकित्सा पद्धति है। और फाइनली बहुत सारे गुण इसके अंदर है, लेकिन मैंने आपको ये बताया इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है। आपको ट्रीटमेंट करना था एक पॉइंट के ऊपर, उसकी जगह आपने गलत पॉइंट पे किया तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा फायदा नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा।
तो इसका किसी तरह का साइड इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट किसी तरह की इसके अंदर कोई तरह की इस तरह की परेशानी नहीं है। और इसके साथ के अंदर जो दूसरी बात है कि मैंने जो पहले बताया कि ट्रीटमेंट तो एक पहलू है इसका, लेकिन प्रिवेंशन भी इसमें समाया हुआ है। क्या समाया हुआ है? प्रिवेंशन। मैं आपको एक और बात करना चाहता हूं, दो चीज तो आप जानते हो, उपचार और प्रतिकार, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। एक तीसरी चीज और है, वो तीसरी चीज के बारे में कोई थेरेपी क्लेम नहीं कर सकती सुजोग के अलावा, उसको हमने नाम दिया अपग्रेडेशन। क्या कहा है? अपग्रेडेशन। यानी हमारी फिजिकल लेवल, हमारी शारीरिक के स्वास्थ्य जो है, देखो प्रिवेंशन तो क्या हुआ, खाली रोग न हो ऐसी स्थिति लाना। उपचार क्या हुआ? रोग है उसका उपचार करना। लेकिन प्रिवेंशन, हमारी हार्ट की कैपेसिटी कम है उसको अपग्रेड करना। अपग्रेडेशन हमारी वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी को इंक्रीज करके हमारी जो जिजीविषा है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये अपग्रेडेशन साइंस है। तो साइंस ऑफ अपग्रेडेशन है, ये मेडिसिन ऑफ अपग्रेडेशन है। तो ये इसके अंदर एक तीसरी चीज समाई हुई है, तो ये इसके साथ में है। तो ये सुजोग के विरुद्ध सिंपल है, इफेक्टिव है, लॉजिकल है, ड्रग्स है, साइड इफेक्ट नहीं है और इनएक्सपेंसिव है, कोई खर्च है ही नहीं। ये थोड़े से सामान आपको दिए उससे सारी चिकित्सा हो जाती है और बाकी चीजें आपके घर में अवेलेबल है, सीड्स वगैरह सब घर में अवेलेबल है और उससे सारी चिकित्सा हो जाती है। तो इससे सारा काम हो जाता है। ये इनएक्सपेंसिव है, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव चिकित्सा पद्धति है। तो ये सुजोग के बारे के अंदर मैंने आपको बताया, ये सुजोग। तो ये सुजोग दूसरों से अलग है, इसलिए सुजोग सीखने की जरूरत है कि हम सुजोग क्यों सीखें। जब इतने तरीके के चिकित्सा पद्धति मौजूद है तो सुजोग क्यों सीखा जाए, इसलिए सुजोग सीखा जा सकता है। तो ये सुजोग का सबसे बड़ी खासियत है। अब हम असली मुद्दे पे आते हैं, सुजोग। क्या मतलब है सुजोग का? सु का मतलब है हैंड। सुजोग का मतलब है हैंड, सु, कोरियन शब्द से बने हुए हैं। देखो आपको सबको नोटबुक इसलिए दी गई कि आपको जो चीज लगे इंपॉर्टेंट वो आपको लिख लेनी है, नोट्स ले गए, क्योंकि जो चीज मैं बताऊंगा तो यहाँ पर उसके लिए रुकने का समय नहीं है। जो छोटा कोर्स है ना, तो आपको नोट्स टेकिंग कैपेसिटी और आपको स्किल आनी चाहिए। जो आपको लगे कि ये चीज मेरे लिखने के लिए, अगले याददाश्त के लिए रखने के लिए ठीक है, वो आपको लिख लेना है। तो और बाकी चीजें मैं आपको यहाँ डिस्प्ले से बता ही रहा हूँ। कोरियन भाषा के शब्द हैं, क्योंकि प्रोफेसर पाल जो कोरियन थे, तो कोरियन भाषा के शब्द हैं। सु का मतलब है हाथ, जोग का मतलब है पैर। सुजोग थेरेपी, थेरेपी यानी चिकित्सा की पद्धति। तो सुजोग थेरेपी का मतलब हुआ वो चिकित्सा का पद्धति जिसके अंदर ट्रीटमेंट कहां पर करते हैं? खाली हाथ में या पैर के द्वारा, हाथ या पैर के द्वारा संपूर्ण शरीर के रोगों की चिकित्सा करना सुजोग थेरेपी है। पर हाथ में क्यों करें? हाथ में क्यों करें? हाथ में क्यों करें? कारण भी तो होना चाहिए ना। या पैर में क्यों करें? इसके पीछे कारण क्यों क्या है? तो ये हमारे शरीर के अंदर हाथ और पैर हमारे शरीर की दो स्पेशल रचनाएं। एक्चुअली आपको ये क्या है? ये क्या है? हाथ है। और मैं आपको ये कहूं ये हाथ नहीं, ये शरीर है, तो आपको लगता है कि ये शरीर है? ऐसा आभास होता है कि ये शरीर है? नहीं, ऐसा आभास क्यों? ये तो हाथ जैसा ही दिखता है। ये हाथ जैसा दिखता है, नहीं दिखता है? ये हाथ है, शरीर आपको क्या लगता है? ये हाथ है, पक्का हाथ ही है ना, ये हाथ है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं ये हाथ नहीं, ये आपका शरीर है, तो मानने में आती है कि ये बात? जिन लोगों को पता है उनको थोड़ा बहुत मानने में आती है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको ये मानने में नहीं आता है कि ये हमारा हाथ शरीर है, कैसे शरीर है। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये हाथ हाथ नहीं है, ये शरीर है। और जब ये शरीर है तो हम देखेंगे ये शरीर क्यों है, और ये शरीर क्यों है, तो ये शरीर क्यों है और क्यों है, तो इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो पहले बात को हमारा हाथ और हमारे शरीर की बनावट, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर, जो इसकी बनावट है, जो जिसकी इंजीनियरिंग है, इंजीनियर मकान बनाते इंजीनियरिंग करते हैं, तो जो इसकी इंजीनियरिंग जो स्ट्रक्चर है, हमारा हाथ और हमारा शरीर एक समान है। हम ये नहीं कहते कि हमारा हाथ हमारे शरीर की कॉपी नहीं है, लेकिन इसकी जो बनावट है वो बनावट हमारे शरीर के समान है। हमारे हाथ की बनावट कैसी है? हमारे शरीर के समान है। और उसके अंदर मैं आपको एक एक पहलू बता रहा हूं और हाथ और शरीर की बनावट कैसे समान है। ये देखो, हमारे शरीर को देखो, सबसे पहले ये शरीर का बीच का हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? धड़। क्या कहते हैं? धड़, टंग। और इस धड़ से कितनी चीजें जुड़ी हुई है? क्या निकले हुए? दो टांगे, दो हाथ और एक गर्दन और सर शामिल। कितनी चीजें निकली हुई है इसमें से? 5। एक मुख्य हिस्सा कौन सा है? बीच का हिस्सा, जिसको कहते हैं धड़। मुख्य हिस्सा ना बीच का, धड़। इसमें से कितने हिस्से जुड़े हुए हैं, निकले हुए हैं? 5। पक्की बात है। चलो, हाथ में मुख्य हिस्सा कौन सा है? मुख्य हिस्सा कौन सा हाथ में? हथेली।
हथेली शरीर का मुख्य, हाथ का मुख्य हिस्सा है नहीं है। इसमें से कितने हिस्से निकले हुए हैं? इसको कहते हैं संख्या की समानता। क्या समानता है? नंबर ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट। इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट, लेकिन हिंदी में आप क्या लिख सकते हो? संख्या की समानता। हमारे शरीर की जो बनावट है, मूल हमारा जो शरीर का मध्य भाग जो धड़ है, उस धड़ से कितने हिस्से निकले हुए हैं? 5। और इसमें से भी कितने निकले हुए हैं? 5। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। इसके अंदर भी नंबर ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट देखो 5 निकले हुए हैं। 1 2 3 4 5, और इसमें भी कितने हैं? 5। और ये बीच का हिस्सा धड़, और इसमें बीच का मुख्य हिस्सा नंबर ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट 5। तो ये पहली समानता है हमारे हाथ और शरीर के बीच के अंदर। ये पहली समानता है संख्या की समानता। समझ में आ रही नहीं आ रही है? जिसको समझ में नहीं आया संख्या की समानता पीछे तक सबको समझ में आता है? पीछे, क्योंकि ये समानता आना जरूरी है, क्योंकि इसके बेस के ऊपर ही हम आगे चिकित्सा करना सीखेंगे। तो पहली समानता संख्या की समानता, नंबर ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट्स, इसको कहते हैं नंबर ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट्स। दूसरी समानता सिमिलरिटी ऑफ लोकेशन लेवल्स ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट्स। ये दो से इंपॉर्टेंट समानता है। इस समानता के अंदर आप देखो, ये 5 हिस्से तो आपको मालूम है। 5 हिस्से के अंदर ये 2 सबसे नीचे है नहीं है? ये सबसे नीचे कितने हैं? और उसके बीच में कितने हैं? और सबसे ऊपर कितना है? तो 3 लेवल ऑफ लोकेशन है। कितनी लोकेशन है? 3 स्तर है नहीं है? इसके जो 5 अंग है उसके स्तर कितने हैं? 3। 1 2 और 3। अपना अपना हाथ आगे फैलाओ, और उंगलियां जो हथेली से जुड़ी हुई है, उनके जो ज्वाइनिंग वाला हिस्सा है, हथेली जहां से जुड़ी हुई है, उंगलियों से उसको देखो सब लोग। जहां से हथेली से उंगलियां जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है? उसके 3 स्तर है नहीं है? देखो, ये बीच की 2 उंगलियों को देखो सबसे पहले, वो सबसे नीचे है या नहीं है? बीच की 2 उंगलियां कहां पर है? थोड़ा नीचे है नहीं है सबसे बाकी से? बीच की 2 उंगलियां कहां पर है? सबसे नीचे है नहीं है? बीच की 2 उंगलियां जहां से स्किन से जुड़ती है, हथेली जो स्किन से जुड़ती है, ये मैंने लाल निशान लगाया है। अरे उल्टा करो भाई, यूं नहीं रख रहा है, मैंने कैसा रखा हुआ है? उल्टा करो। पहली बात, हम जब खड़े हैं तो हमारे 4 जो हिस्से वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ है? 4 हिस्से नीचे है ऊपर है? तो आप 4 हिस्से ऊपर क्यों कर रहे हो? हाथ से शरीर को मिलाना, तो इसको कैसे रखोगे? नीचे ऐसे, सामने ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे सामने। हाँ, हम पैर पे खड़े हो तो नीचे, चारों हिस्से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी कहां पर है? नीचे की तरफ। अभी इस पोजीशन के अंदर बीच की 2 उंगलियां सबसे नीचे है या नहीं है? ये भी सबसे नीचे है नहीं है? बीच की 2 उंगलियां सबसे नीचे है नहीं है? बीच की 2 उंगलियां सबसे नीचे, सबको मालूम पड़ता है? बीच की 2 उंगलियां कहां पर है? सबसे नीचे। हमारी टांगे भी कहां पर है? सबसे नीचे है, बिल्कुल। अच्छा, बाकी 2 उंगलियां देखो भाई, उनका अलग लेवल है नहीं है? देखो, ये दोनों का एक लेवल है नीचे, और इन बाकी 2 का लेवल कहां पर है? बाकी का लेवल उससे ऊपर है नहीं है? ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल। तो बीच की 2 उंगलियां तो सबसे नीचे, और बाकी की साइड की 2 उंगलियां थोड़ी ऊपर है नहीं? ये भी ऊपर है नहीं है? ये ऊपर है। और बचा हुआ अंगूठा कहां पर है? वो सबसे ऊपर है। यहां पर भी ये सबसे ऊपर है नहीं है? ये देखो, ये एक और समानता है, इसको कहते हैं लेवल ऑफ लोकेशन। जो इन 5 अंगों की जो स्थिति है, हमारे शरीर में जैसी स्थिति है, वैसी ही मिलती जुलती स्थिति हमारे हाथों में भी है। 5 हिस्से है ना? मैंने कहा पहले तो संख्या की समानता है। संख्या कितनी है? 5। इन 5 में से 4 नीचे की तरफ जाते हैं। किधर जाते हैं? नीचे की तरफ जाते हैं। उनमें से 2 सबसे नीचे हैं, 2 उनसे ऊपर है, और 1 सबसे ऊपर है। हाथ में भी ये स्थिति है नहीं है? 2 बीच की उंगलियां सबसे नीचे है, 2 उंगलियां साइड की, कॉर्नर की, उनसे ऊपर है, और अंगूठा सबसे ऊपर है। तो अब आपको अपने आप मालूम पड़ गया कि नहीं पड़ गया बीच की 2 उंगलियां क्या है?
क्या बीच की 2 उंगलियां? तो मैंने तो बताया नहीं, सुजोग अपने आप सीख रहे हो आप। मैंने बताया कि बीच के पांव है, क्योंकि समानता समझ सीख रहे हो। जैसे ही समानता सीखेंगे, ये हमको अपने आप मालूम पड़ेगा कौन सी चीज, ये लॉजिक है। अब सोचने की जरूरत है क्या कि ये पैर क्यों बने? ये पैर इसलिए बने कि ये हमारे शरीर को कॉपी कर रहा है। यहाँ पर ये शरीर की क्या है? ये शरीर की यहाँ पर कॉपी है, तो हमारे को मालूम पड़ता है। तो ये समानता, दूसरी समानता इसको कहते हैं लेवल ऑफ लोकेशन। ये जो 5 हमारे अंग है, उसकी हमारे शरीर में जैसी स्थिति है, वैसी स्थिति कहाँ पर है? हाथ में है। बीच की 2 उंगलियां सबसे नीचे, बाजू की दोनों उंगलियां उससे थोड़ी सी ऊपर, और अंगूठा सबसे ऊपर। इसका मतलब अंगूठा क्या बन गया? गर्दन और सर। गर्दन और सर, अंगूठा क्या हो गया? गर्दन और सर। वाह वाह, क्या बात है, सबको आ रही। तो क्लास बहुत होशियार क्लास है, ये तो इंटेलिजेंट क्लास है। बहुत तीसरी देखो समानता। अभी मैंने बताया डायरेक्शन ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट। क्या बताया था? डायरेक्शन बताया ना। नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आप किधर जा रहे हैं? चारों किधर जा रहे हैं? नीचे। हाथ और पैर और हाथ किधर जा रहे हैं? नीचे। सर किधर जा रहा है? ऊपर। इसको नेचुरली सब लोग हाथ फैलाओ सामने, अपने हाथ फैलाओ सामने नीचे। नेचुरली कोई हाथ की बनावटी नहीं करनी है, सीधा नेचुरली रहो। नेचुरली सब सामने फैलाओ हाथ को। 4 उंगलियां किधर जा रही है? अंगूठा नीचे जा रहा है या दूसरी दिशा में जा रहा है? दूसरी दिशा में, ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ है। कारण यही खाली एक फर्क है, हाथ की बनावट के अंदर अंगूठे की स्थिति का ही डिफरेंस है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। क्योंकि अंगूठा हमारे यहाँ पर 4 नीचे 1 ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अंगूठा कहाँ पर है? अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन हम उसको कहते हैं दूसरी दिशा में। 4 तो एक दिशा में है नहीं है, चारों नीचे जा रही है, अंगूठा दूसरी दिशा में जा रहा है, ये भी दूसरी दिशा में जा रहा है। तो ये भी एक समानता है, इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट। जो ये 5 हमारे अंग हैं, उनकी जो डायरेक्शन है, हमारे शरीर में जो उसकी डायरेक्शन है, जो दिशा है, वैसी ही दशा हाथ में हमारी 4 उंगली और अंगूठे की है। सेम है कि नहीं है? नीचे रखो सब लोग, वापस देखो, 4 नीचे, और ये किधर जा रहा है? अगर अलग। वो कहता मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं, मेरी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है। 4। चलो नेक्स्ट देखो, ये आप लिख सकते हो, अंग्रेजी में लिखने वाले, और मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ साथ में, क्योंकि ये आगे आपको रिवीजन में काम आएगी। ये समानता है। नेक्स्ट, सिमिलरिटी ऑफ प्रोपोर्शन। ये 5 जो अंग है, उनकी जो साइज और आकार है, उसका जो अनुपात है, देखो अनुपात ही मिलता जुलता है, नहीं मिलता जुलता। हमारे ये 5 में सबसे लंबी कौन है? टांगे। उसके बाद में अब ये इसके अंदर भी अनुपात मिलता है नहीं मिलता है? बीच की 2 उंगलियां लंबी है कि नहीं है? साइड की उससे छोटी है कि नहीं है? अंगूठा सबसे छोटा और मोटा है कि नहीं है? देखो ये सब लंबाकार है, ये गोल और मोटा है कि नहीं? गोल और मोटा। ये 4 तो एक जैसे है ना, थोड़े से मोटे लेकिन लंबे। ये चारों एक जैसे है कि नहीं है? लंबाकार। और ये कैसा है? गोल और मोटा। तो ये जो इसके अनुपात है, हमारे शरीर में जो 5 अंगों का अनुपात है, वैसा ही अनुपात हमारे हाथ के अंदर अंगुलियों का भी अनुपात वैसा है कि नहीं है? वो वैसा ही अनुपात है। ये एक और अनुपात है। फिर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये नेचर ने हाथ को स्पेशली इसी तरह से डिजाइन किया है कि हमारे हाथ और शरीर की बनावट एक जैसी है। स्पेशली नंबर ऑफ सेगमेंट एंड जॉइंट्स। हमारे यहाँ पर कितने हिस्से हैं? पैरों में कितने हिस्से हैं? 3, एक जांघ, पिंडली और पैर। हाथ में कितने हिस्से हैं? ये वाली बाजू, ऊपर वाली, नीचे वाली और हाथ में 3 हिस्से हैं। और जोड़ भी कितने हैं? बंदा है, कलाई है, हिप है, घुटना है और एंकल है। 3 जोड़ और 3 हिस्से। चलो उंगलियों में कितने हैं? 3 पैर में। हरे के अंदर कितने हिस्से हैं? और 3 ही जोड़ है, 3 ही हिस्से है नहीं है? नहीं है। इनमें भी कितने हिस्से हैं? 4 हमारे जो अंग हैं, उसके अंदर कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से, 3 जोड़। इन 4 उंगलियों में कितने हैं? 3 हिस्से, 3 ही जोड़। क्लियर है नहीं है? 3 हिस्से, 3 जोड़। यहाँ पर कितने हिस्से हैं? 2। गर्दन, सर, कितने हिस्से हैं? अंगूठे में देखो कितने? अंगूठे में 3 क्यों नहीं है? अंगूठे में कितने हैं? किसी के 3 है क्या? बताओ कोई, किसी अंगूठे में 3 है क्या?
कितने जोड़े अंगूठे में? किसी के 3 हो तो हाथ ऊपर कर दो। किसी के 3 है क्या? किसी के भी 3 है। किसी के भी 3 नहीं है, हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इसमें 2, इसमें भी 2, इन सब में 3, इन सब में 3, तो इसको कहते हैं जोड़ों की और भागों की संख्या, सेगमेंट और जॉइंट, जोड़ों और भागों की। यानी हमारे जो ये 5 जो अंग हैं, उसके जो हिस्से हैं वो जैसे शरीर में है वैसे वैसे हाथ में भी वैसे हिस्से हैं। बराबर है कि ये? इसको नंबर ऑफ सेगमेंट एंड जॉइंट। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहते हैं मध्य रेखा से समानता। मध्य रेखा से समानता, देखो हमारे शरीर के अंदर ये हम शरीर को 2 भागों में जिस रेखा से बांटते हैं उसको क्या कहते हैं? मध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं? मध्य रेखा। मध्य रेखा का मतलब है शरीर को कितने भागों में बांट दिया हमने? 2 भागों में। इस एक ऐसी रेखा बनाई जा सकती है शरीर में, हम शरीर को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, बांट सकते हैं, तो ये शरीर की मध्य रेखा है। इसी तरीके से हाथ के अंदर भी एक ऐसी मध्य रेखा बना सकते हैं। इससे हाथ कितने भागों में बढ़ जाएगा? देखो इधर कितनी उंगलियां रह गई, इधर किधर गई, अंगूठा भी 2 बराबर हिस्सों में बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो एक मध्य रेखा हाथ में भी बनाई जा सकती है, जिससे हाथ को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। हाथ को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसे मध्य रेखा से शरीर को 2 भागों में बांट सकते हैं, इस मध्य रेखा से हाथ को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। तो हम हमारे शरीर में हाथ में भी एक ऐसी मध्य रेखा, ये वहां पर दिखती है आपको, लेकिन अपन बना सकते हैं, नहीं बना सकते मध्य रेखा। और इसी तरीके से इस वाले सिमेट्री को बना सकते हैं, नहीं बना सकते। और इस पार्ट को अलग देखें, इस पार्ट को अलग देखें, तो मध्य रेखा बन गई, नहीं बन गई? जो मध्य रेखा कहती है हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। ये एक और समानता, ये और इम्पोर्टेंट बात है। इस मध्य रेखा से हमारे जो 5 अंग है ना, हमारे शरीर के कितने 5 अंग हैं, थोड़ा तो घुमाना पड़ेगा, मुझे बार-बार क्या अगर जाना तो मुश्किल है। ये हमारी जो मध्य रेखा है, हमारे पहले शरीर से इसका संबंध देखो। मध्य रेखा से, ये मध्य रेखा है, हमारी दोनों टांगे वो मध्य रेखा से जुड़ी हुई है, दूर दूर है, क्लोज है ना? मध्य रेखा से बिल्कुल आजू बाजू है ना? हमारी दोनों टांगे मध्य रेखा के बिल्कुल चिपकी हुई है, अड़ी हुई है ना मध्य रेखा के। हमारे दोनों हाथ मध्य रेखा से अड़े हुए हैं, दूर है? पक्की बात है? दोनों हाथ मध्य रेखा से क्या है? दूर है। और जो सर है, गर्दन और सर, वो मध्य रेखा से दूर है, जुड़ा हुआ है या उसके ऊपर है? ऊपर ही है, जैसे पैन के ऊपर कैप लगा रखी हो। देखो ये तो आजू बाजू में जुड़े हुए हैं, ये दूर है और ये उसके ऊपर है। क्लियर है ना? मध्य रेखा से शरीर के अंदर ये 5 हिस्सों की जो जानकारी है, जो संबंध है, वो ऐसे ही है ना? ये मध्य रेखा है, टांगे मध्य रेखा से जुड़ी हुई है, हाथ मध्य रेखा से दूर है और गर्दन मध्य रेखा के ऊपर है। अभी देखो हाथ की मध्य रेखा देखो, बीच के 2 उंगलियां मध्य रेखा से जुड़ी हुई है कि जुड़ी हुई है? वो ये भी जुड़ी हुई है। शरीर में भी दो जो अंग है वो मध्य रेखा से जुड़े हुए हैं। हाथ में भी जो 2 अंग है वो क्या जुड़े? मध्य रेखा से जुड़े हुए हैं। शरीर के अंदर 2 अंग हैं, वो मध्य रेखा से दूर है। हाथ में भी 2 अंग हैं, 2 उंगलियां हैं जो मध्य रेखा से दूर है। इसमें एक अंग हिस्सा ऐसा है शरीर का जो मध्य रेखा के ऊपर है, वो इसमें भी एक ऐसा हिस्सा है जो मध्य रेखा के ऊपर है। संबंध एक जैसा है नहीं है शरीर के अंदर। और आपको क्या लगता है ये कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है? शरीर के हिसाब से देखें, ये इसकी समानता लाना शरीर के लिए एक इंपॉर्टेंट समानता है नहीं है? यानी हाथ का शरीर से आकार अलग होते हुए भी ये समानता रखती है। ये समानता, इसका मतलब है जो मध्य रेखा से जुड़ी हुई चीजें हैं वो क्या है? पैर। तो यहां पर भी जो मध्य रेखा से जुड़ी हुई है वो क्या है? मध्य रेखा से दूर है वो क्या है? मध्य रेखा से दूर है वो क्या है? मध्य रेखा के ऊपर है वो क्या है? मध्य रेखा के ऊपर है वो क्या है? ये आप खुद ही बता रहे हो कि ये हाथ में बॉडी है, मैंने तो बताया ही नहीं अभी तक। आप खुद कह रहे हो ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है, ये सर है। तो इसका मतलब है ये एक और समानता, इंपॉर्टेंट समानता। ये अच्छी तरह से समानता सीखना बहुत जरूरी है कि इसी समानता के आधार पर ट्रीटमेंट तय किया जाएगा।
ये समानता समझ में आने लगे, सरल है नहीं है, एक के बाद एक चीजें सरल है, तो ये एक और समानता है, तो इस तरीके से समानता है। चलो समानता, लेवल की समानता, साइज की समानता, नंबर ऑफ जॉइंट्स और नंबर ऑफ सेगमेंट की समानता, मध्य रेखा की समानता, और मध्य रेखा से हमारे जो 5 अंग है उनका जो संबंध है उसकी समानता। ये समानता है नहीं है, और भी समानता दिखाता हूं आपको, इसके अलावा जो इसमें डायग्राम में नहीं है, जो आपको लेकर समझ में आ जाएगी कि हमारे शरीर का जो आगे का हिस्सा है, इसको हमारी एक्यूप्रेशर या ना चाइनीज भाषा में इसको कहते हैं यिन सरफेस। क्या कहते हैं? यिन। इसको कहते हैं यांग। पीछे वाली को क्या कहते हैं? यांग। हमारा कौन सा हिस्सा मुलायम है? सॉफ्ट कौन सा? मुलायम हिस्सा कौन सा है? यिन। और थोड़ा हार्ड कौन सा है? यांग। हाथ में क्या करता है? यिन और मुलायम, यिन से यिन मिलता नहीं मिलता है? यांग। अच्छा, दूसरी ओर देखो, हम हमारे शरीर को किधर मोड़ सकते हैं? नेचुरली। योगा करना उल्टा उल्टा करना वो अलग बात है, लेकिन हम शरीर को किधर मोड़ सकते हैं? यिन की तरफ। किधर मोड़ सकते हैं? यिन को छुपा सकते हैं, नहीं छुपा सकते? अगर छुपा सकते हैं, नहीं छुपा सकते यिन को, लेकिन यांग को छुपा सकता हूँ क्या? नहीं, दीवार से छुपा सकता हूँ, वैसे नहीं छुपा सकता। यिन को छुपा सकते हो? नहीं छुपा सकता हूँ, कैसे भी छुपा सकते। बच्चे देखो टोटल ऐसा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, छुपा सकते देखो। लेकिन हाथ में भी किसको छुपा सकते हैं? जिनको छुपा सकते हैं, नहीं छुपा सकते। यहाँ को छुपा सकते हो क्या? नहीं छुपा सकते हो। देखो, सरफेस की भी समानता है, सरफेस की बनावट भी समान है नहीं है? ये फ्रंट है, सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये भी हार्ड है। इसको आगे की तरफ भी हम मुड़ा सकते हैं, इसको भी किधर मोड़ सकते हैं? आगे की तरफ मोड़ सकते हैं। ये भी समानता है नहीं है? ये भी एक समानता है। सबसे इंपॉर्टेंट समानता जो मैं आपको एक और बताने वाला हूं वो है, और जिससे प्रोफेसर पालजू को प्रेरणा हुई थी कि ऐसा एक सब्जेक्ट मौजूद है, ये है, इसका नाम है खमीज है। खमीज है, ये अंगूठे की जो शेप है वो किससे मिलती जुलती है? हमारी अंगूठे की शेप किससे मिलती जुलती है? गर्दन और सर से मिलती जुलती नहीं मिलती है। इवन समझो कि मैंने आपको कुछ भी, आपको कोई परिचय नहीं दूं, आपको कुछ भी नहीं समझाऊं, और मैं आपको खाली आके एक प्रश्न पूछूं कि हमारे हाथ में, मेरे हाथ के अंदर ऐसा कौन सा जो हिस्सा है हमारे हाथ के अंदर जो गर्दन और सर से मिलता जुलता है? मैं ऐसा प्रश्न पूछूं बिना कुछ भी कहे हुए, तो सबका जवाब क्या आएगा? अंगूठे का। यानी अंगूठा और हाथ की समानता बहुत स्पष्ट है। इसका शेप मिलता जुलता नहीं है। देखो, दो इसके बराबर, इसके जैसे पड़ोस के अंदर छोटा सी गर्दन रख दी हो, लगती नहीं लगती गर्दन? और इसके लिए अगर आपने देखा होगा, आजकल जो कई तरह के एडवर्टीजमेंट बनते हैं ना, एनिमेशन के, एनिमेशन करते हैं ना, तो अंगूठे पे बनाते कि बनाते? हेड बनाते हैं, आंखें, नाक बनाते कि नहीं बनाते? यहाँ पर बहुत सारे कार्टून देखे नहीं देखे आपने? कार्टून फिल्म में या कई एडवर्टीजमेंट में अंगूठे के ऊपर, और इवन किसी ने पुराने जमाने के, कौन है, कसौटी पिक्चर देखी है? प्राण और अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी, बहुत पुराने जमाने की पिक्चर। हमको बोलेगा तो बोलोगे नहीं बोलता है? एक मेल साहब है, एक शादी, किसको बनाया उसका चित्र? क्योंकि ये समान, ये हम स्किल से ऐसा सोच सकते हैं, स्वयं प्रेरणा से हमको लगता है कि यार ये समान है। खाली आज की बात ही नहीं है, हजारों सालों से ये समानता मालूम थी। हजारों इजिप्शियन लोगों को, इजिप्ट के अंदर जब पुराने जमाने में, हजारों साल पहले, 1000-2000 साल पहले, जब राजा किसी को मृत्युदंड देते थे तो मुंह से नहीं बोलते थे। उस वक्त मृत्युदंड का मतलब होता था तलवार से गर्दन काट दो। मृत्युदंड कैसे देते थे? गर्दन को तलवार से कटवा देते थे। तो वो जब किसी को मृत्युदंड देता था तो राजा कैसे इशारा करता था? इसका मतलब क्या करता है इसकी? मतलब ये बिल्कुल उस वक्त भी उनको मालूम था ये गर्दन जैसा दिखता है। ये कैसा दिखता है? ये गर्दन जैसा दिखता है, इसी गर्दन का। तो ये समानता बहुत दृष्टिगोचर है, स्पष्ट समानता है। अंगूठे की समानता हमारे हाथ के अंदर क्लियरली हमारे शरीर के सर और गर्दन से मिलती जुलती है, अंगूठे की समानता, ये स्पष्ट है। लेकिन दूसरी बात है, ये तो खाली शारीरिक बात है। आपको क्या लगता है हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट जिसका, जो शरीर का राजा है? ब्रेन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट कौन सा? हेड, जिसको कहते हैं। यही तो चला रहा है ना सबको। कौन चला रहा है? मैं बोल रहा हूं, मुझे कौन बुलवा रहा है?
आप क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कौन करवा रहा है आपको? हेड ही करवा रहा है। सारा काम कौन कर रहा है? हमारे शरीर में सबसे मुख्य हिस्सा कौन सा है? हेड हमारे शरीर का राजा है, मुख्य, ये चला रहा है, ये मालिक हमारे शरीर का। ये काम नहीं करे तो शरीर जिंदा होकर भी मौत जैसी है। जिंदा है तो भी कोई मतलब है क्या उसका? अगर ये काम करना बंद कर दे और चलो मशीन लगा के जिंदा रख लें, पंप लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दी, जिंदा पड़ा है, फायदा है क्या उसका? कोई 10 साल जिंदा रख लो, कुछ होगा क्या उसका? ये काम नहीं करेगा तो शरीर की कोई वैल्यू है क्या? इसका मतलब है शरीर का मालिक कौन है? हाँ, सबसे ज्यादा पावरफुल। अब कल्पना करो, अंगूठे को हटा दो, हथेली की कल्पना करो बिना अंगूठे के, तो हथेली के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ है? अंगूठे के बिना कोई हथेली का यूज है क्या? जो भी हम काम करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है उसके अंदर? अंगूठे के बिना हाथ का काम कम हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। अंगूठा हमारे हाथ का मालिक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है हमारे हाथ के अंदर? अंगूठा ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारे शरीर के अंदर देखो, खाली शारीरिक समानता ही नहीं है, क्रिया की समानता भी है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट और यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है? दूसरी देखो आप, हमारे पूरे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, हेड। देखो अंगूठा सब जगह जा सकता है, हाँ, ये सबका मालिक है। किसी को परमिशन देने की जरूरत है क्या? ये सब जगह पहुंच सकता। कोई दूसरी उंगली दूसरी सब जगह जा सकती है क्या? क्योंकि वो बेचारी नौकर है, नौकर को अंदर आना पड़ेगा तो मैं आई कमिंग पूछ के आना पड़ेगा, मालिक को पूछना पड़ता है क्या? ये मालिक है, ये सब जगह जा सकता है। जैसे ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा कंट्रोल करने वाला हूं भाई, मैं सबको चेक कर सकता हूं, मैं सबका मालिक। सब जगह अंगूठा सब जगह जा सकता है, नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ये अंगूठा सब जगह जा सकता है और ये शो करता है कि हमारे हाथ के अंदर अंगूठे की वही हैसियत है जो हमारे शरीर के अंदर किसकी हैसियत है? सर की हैसियत। तो इसका मतलब है सर क्या हो गया? अंगूठा क्या हो गया? सर है हमारा। अंगूठा क्या है? सर है। और बाकी चीजें तो मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन आपको सबको मालूम है। ये क्या है? लेग। ये क्या है? आर्म्स। ये क्या है? हेड एंड नेक। और बाकी हथेली क्या है? इसको कहते हैं धड़, ट्रंक, यानी चेस्ट और एब्डोमेन, छाती और पेट का हिस्सा। हथेली के अंदर क्या है? छाती और पेट। हमारे शरीर में कितने हिस्से हैं? 7। कितने हिस्से हैं? 2 बाजू यानी आर्म्स, अंग्रेजी में आर्म्स, लेग्स, हेड एंड नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, यानी 2 पैर, 2 हाथ, 1 सर और गर्दन, छाती और पेट। हमारे हाथ में भी कितने हिस्से हैं? 7 ही हिस्से हैं। 2, 4, 5, 6 है नहीं अलग हिस्सा, और 7। लेकिन ये 6 और 7 यहाँ पर मिला हुआ है। क्या मुश्किल है? मैंने आपको पहले कहा, मैं आपको शुरू से एक बात को समझाना चाहता हूं, हमारा हाथ और शरीर की बनावट समान है लेकिन एक जैसी नहीं। अगर एक जैसी होती तो फिर हाथ थोड़ी होता, यहाँ पर एक गुड़िया होती। अगर ये हाथ नहीं होकर शरीर होता तो हम क्या लटका के चलते? यहाँ पर एक डॉल लटका के चलते, हाथ थोड़ी होता। फिर ये बिल्कुल उसकी कॉपी नहीं है, ये बिल्कुल एक जैसा नहीं है, लेकिन समानता है। किसकी समानता है? बनावट की समानता है, स्ट्रक्चर की समानता है। और ये स्ट्रक्चर की समानता के थ्रू हम ये सिद्ध कर सकते हैं हमारा हाथ और हमारा शरीर एक जैसा है कि नहीं है? पहले बताओ, अब आपको लगता है नहीं लगता है? और ये जैसे ही आपको लगा, आपको अपने मालूम पड़ा नहीं पड़ा लेग्स कहां पर है? आपको अपने मालूम पड़ा नहीं पड़ा ये लेग्स है? आपको अपने मालूम पड़ा नहीं पड़ा ये आर्म्स है? आपको अपने मालूम पड़ा नहीं पड़ा? मैंने बोला क्या कुछ भी? अभी मैंने तो अभी एक शब्द नहीं बोला कि ये लेग्स है। आपने कहा ये लेग्स है, मैंने नहीं कहा। मैंने तो कहा ये 5 हिस्से मिला रहा हूं मैं, 5 से 5 मिला रहा हूं, कह रहा हूं 2 लंबे हैं, इनमें 3 हिस्से, ऐसे बोल रहा हूं। मैंने कहा बोला ये लेग्स है, लेकिन आप फिर भी मानते हो नहीं मानते ये लेग्स है? तो ये लॉजिकल। मैंने कहा ना, सुजोग का सबसे बड़ा फायदा, कोई भी सब्जेक्ट निकाल के देख लो, उठा के, कोई भी वैकल्पिक चिकित्सा का कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, ये लॉजिक नहीं है उनके पास। आपको याद करना पड़ेगा, हाँ ये चित्र के अंदर आंख यहाँ पर है, बोल जाओ तो पहले चित्र खोलो वापस, अच्छा यहाँ हर बार तो याद रखना, मेमोरी से याद रखना पड़ेगा। वहां पर क्यों है इसका कारण नहीं मालूम है। अब आपको याद रखने की जरूरत है क्या? जीवन भर आपको हमेशा के लिए आपको पता है नहीं कि ये क्या है? हमेशा के लिए पता होगा कि नहीं पता ये क्या है? हमेशा के लिए ये क्या है? फिर अब याद रखने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं जरूरत है? कि ये लॉजिकल, ये साइंटिफिक। और दूसरा देखो, शरीर और हाथ को मिलाना बिल्कुल आसान है। देखो इस पोजीशन के अंदर जो बाहर लटके हुए हैं, जो बाहर वो क्या है? जो बीच के अंदर है वो क्या है? हाथ को आगे सामने, जो
क्या है? मिला के देख लो ना भाई, ये सामने मेरा हाथ, मेरे बॉडी के सामने ये तो बॉडी खड़ी है, शरीर के सामने शरीर खड़ा हो गया, नहीं हो गया? आजू बाजू में लटके हुए वो क्या है? हाथ। ये देखो, आजू बाजू में लटके हुए क्या है? बीच में है वो क्या है? बाकी बचा वो क्या है? हेडर में। और हथेली क्या है? चेस्ट और उसको अलग कर लेंगे, कोई बात नहीं। मुश्किल क्या हुई है, मैंने कहा कि ये बनावट में समान है लेकिन एक जैसा नहीं है। क्यों एक जैसा नहीं है? तो देखो, हाथ का सबसे मुख्य काम क्या था? भगवान ने हाथ क्यों बनाया? हाथ को हाथ का काम करने के लिए बनाया। इसलिए बनाया। हाथ की डिजाइन कैसी बनाई? देखो, आज भी इतना साइंस एडवांस है लेकिन हाथ की जैसी बारीकी का काम कोई मशीन भी नहीं कर सकती है। यस, एक काम कर सकती है कोई मशीन, नियत काम। मान लो कोई ऑपरेशन करना, तो एक टाइप का काम तो वो मशीन कर सकती है बारीकी से, लेकिन सारे काम एक साथ जोड़े जाए तो सबसे ज्यादा काम हाथ कर सकता है, मशीन कर सकती है। इतने बढ़िया बढ़िया रोबोट बन गए, लेकिन हाथ का सारा काम कर दे ऐसा रोबोट अभी भी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब हाथ की डिजाइन परफेक्ट डिजाइन है नहीं, भगवान ने बनाई है कितनी, जो हाथ का काम करने के लिए जो भी चीज जरूरी थी वैसी भगवान ने डिजाइन बनाई। हाथ से बारीक काम कर सकते नहीं कर सकते? सारा हाथ से जो हमको काम करना है। हम इंसान जानवर से हम क्यों अलग है? मेन इसका कारण हाथ है। कोई भी जानवर हाथ से इतना काम कर सकता है क्या जैसे हम कर सकते हैं? जैसा हाथ ही हमारा जानवर से हमको अलग बनाता है। हमारी हाथ की जो काबिलियत है, जो कैपेसिटी है, वो हमारे को जानवर से अलग बनाता है। तो हाथ की डिजाइन कैसी बनाई भगवान ने? जो हाथ का काम कर सके। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखा कि हाथ की डिजाइन ऐसी हो कि वो हाथ का काम कर सके, लेकिन साथ में उसका जो स्ट्रक्चर है वो शरीर से समान भी रहे। दो काम है, एक तो हाथ ऐसा होना चाहिए जो हाथ का सारा काम करे, और दूसरी शर्त क्या है? हाथ शरीर से भी मिलता जुलता होना चाहिए। तो इसीलिए कहीं किसी जगह पर थोड़ी बहुत समानता छूट गई, क्योंकि मेन काम क्या था? मेन काम हाथ का काम करना है। इसलिए थोड़ी बहुत समानता जहां पर छोड़ी गई है, और वो समानता इसलिए छोड़ी गई है स्पेशली अंगूठे की ये जो स्थिति है, इस अंगूठे की स्थिति की वजह से हमारे को ये शरीर हमारे शरीर जैसा नहीं लगता है। इस अंगूठे की स्थिति की वजह से ये शरीर हमारे को शरीर जैसा नहीं लगता है। लेकिन अंगूठे को अगर आप ऐसा देखें, ऐसा ये हाथ है, लेकिन ये अंगूठा यहां से उठाकर अगर मैं यहां रखूं इस तरीके से ऊपर, तो ये हाथ और बॉडी का समानता ज्यादा क्लियर हो जाती नहीं हो जाती? यानी अंगूठे का ये जो टर्न है, ये अंगूठा क्या हुआ? ये अंगूठे के नीचे क्या है? चेस्ट। यहाँ पर क्या है? देखो, हेड, नेक से क्या चीज जुड़ी हुई है? यहाँ पर भी क्या है? नेक से क्या जुड़ी हुई है? चेस्ट जैसा पिक्चर नहीं दिखता है, शेप में भी चेस्ट जैसा है या नहीं? ये भी चेस्ट का शेप जैसा है। तो ये डायग्राम आपको दिखाते हैं। एक्चुअल के अंदर अंगूठा हमारा ऐसा है, क्योंकि हाथ के अंदर हाथ का काम करने के लिए अंगूठे की ऐसी जरूरत है। लेकिन इस अंगूठे को अगर आप यहाँ उठा के इस पोजीशन में देखो, तो फिर ये शरीर के साथ समान दिखता है नहीं दिखता? बॉडी, ये हमारी बॉडी शरीर से समान हो गई कि नहीं हो गई? इस तरीके से। तो ये देखो, ये हो गया हेड, ये हो गया नेक, और ये इसका क्या हो गया? चेस्ट। ये जो हिस्सा है, ये हमारी जीवन रेखा के अंदर का हिस्सा, ये हिस्सा बाहर निकल कर यहाँ चला गया, तो ये क्या बन गया? चेस्ट। लेकिन अंगूठे के मुड़ने की वजह से क्या हो गया? चेस्ट भी जाकर कहां पर मिल गया? चेस्ट भी जाकर कहां पर मिल गया? एब्डोमेन के अंदर मिल गया। इसलिए हथेली के अंदर मैंने कहा कि हमारे दो लेग्स, दो आर्म, हेड और नेक, और ये हथेली क्या है? चेस्ट और एब्डोमेन एक साथ है। ये नेक है और ये क्या होती? चेस्ट। लेकिन अंगूठा मुड़ा और मुड़कर अंदर गया, तो हेड, नेक और चेस्ट जाकर किसमें घुस गई? एब्डोमेन में घुस गई। चेस्ट एब्डोमेन में घुस गई, और ये देखो चेस्ट एब्डोमेन में घुस गई। हमारे हाथ के अंदर ये सब एक सारी साइड में ये सब होता है नहीं है? दुनिया के अंदर किसी साइंटिस्ट के पास इसका जवाब नहीं कि एक सब होता है। दुनिया में किसी भी साइंटिस्ट के पास में इसका जवाब नहीं है कि हाथ की ये हथेली का हिस्सा ये मोटा क्यों है क्या किसी के पास जवाब? कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन हम सुजोग जानते हैं इसलिए एक्सप्लेन करते हैं। ये हिस्सा मोटा क्यों है? कि ये डबल है यहाँ पर,
यहाँ पर हथेली का दो हिस्सा आ गए, यानी इस हथेली के अंदर क्या है, एब्डोमन है। लेकिन ये चेस्ट जो बाहर थी वो चेस्ट भी जाकर किसमें घुस गई, एब्डोमन में। तो ये हिस्सा एब्डोमन प्लस चेस्ट दोनों है। हथेली का ये हिस्से में क्या है, ये बात अच्छी तरह समझने की जरूरत है। ये खाली सिमिलरिटी एक ही जगह छूट गई है, इसीलिए इस हिस्से को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा अंगूठा ऐसा होता तो ये हेड होता, ये हिस्सा नेक होता और ये हिस्सा चेस्ट होता, और बाकी ये पूरी की पूरी हथेली क्या होती, क्लियर है, पूरी हथेली उस केस में एब्डोमन होती। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, अंगूठा हमारा मुड़ा और ऐसा बन गया, तो ये चेस्ट किसमें घुस गई, एब्डोमन के अंदर। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये चेस्ट भी है और एब्डोमन भी है। ये वाला हिस्सा क्या है, चेस्ट भी है एब्डोमन भी है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग है। क्या है इसके अंदर, ओवरलैपिंग है। ये हिस्सा डबल है, तो डबल होगा तो मोटा होगा कि नहीं होगा, डबल होगा तो मोटा होगा कि नहीं होगा। ये सिंगल हिस्सा है और ये हिस्सा क्या है, डबल है। चूंकि डबल है तो मोटा भी होगा। नेचर ने क्लियर आपको समझाया है कि यहाँ पर दो चीजें मौजूद